आज शिक्षा आंदोलन, जैसा कि आप सबको मालूम है, पिछले 6 महीने से चल रहा है। उसी के सिलसिले में आज एक प्रेस वार्ता रखी गई है। हमारे साथ नागपुर से अभिषेक जैन जी, जो भारतीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, दिल्ली के अध्यक्ष भारत अभिभावक संघ के श्री लोकेश कुमार मास्टर जी, उत्तराखंड से एडवोकेट संगीता सिंह जी हैं हमारे साथ। मेरा नाम प्रताप चंद्रा, जो शिक्षा आंदोलन को संयोजन कर रहे हैं। विपिन तिवारी जी, जो भारत अभिभावक संघ के महासचिव। बात शिक्षा आंदोलन की हो रही है, इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि ये शिक्षा आंदोलन 7 अप्रैल से शुरू हुआ था, जब कोरोना काल में अभिभावकों को परेशानी आई। तभी ये लग रहा था कि ये लंबा जाएगा और इसका समाधान मिलना ज़रूरी है। अगर हम समाधान नहीं देंगे तो अभिभावकों की संख्या कई करोड़ में है और निजी स्कूल उसका मनमाना लाभ उठाएंगे। इसके लिए 7 अप्रैल से लगातार HRD मिनिस्ट्री को बोला गया। उसके साथ में जो अभिभावक थे, वो सभी अभिभावक ज़्यादातर कई राज्यों से ऑनलाइन धरना किए 1 महीने तक कंटिन्यू। उसके बाद भारत अभिभावक संघ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ बेंच में PIL दायर किया और भारत में पहली बार ये आवाज़ बताई गई कि ऑनलाइन पढ़ाई अगर दे रहे हैं आप, तो ऑनलाइन की फ़ीस हम देंगे। ये एक ऐसी नई बात थी जो लोगों को समझ में आई और परिणाम स्वरूप 52 पेरेंट्स एसोसिएशन उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, उत्तराखंड के, दिल्ली के, बहुत सारे जगहों के कई प्रदेशों से 52 पेरेंट्स एसोसिएशन एक साथ इस बात पे तैयार हुए कि हम 3 सूत्री मांगों को लेकर के एक बड़ा शिक्षा आंदोलन तैयार करेंगे, क्योंकि अभिभावकों को राहत मिलना ज़रूरी है। इसके लिए जब तय हुआ तो 11 सामाजिक संगठनों ने भी भरपूर सहयोग दिया। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मचारी कल्याण संघ था, नर्सेज एसोसिएशन थी और भी बहुत सारे लोग थे। राजनीतिक दलों को हम लोगों ने दूर रखा था कि कोई भी सत्ताधारी राजनीतिक दल नहीं हमें समर्थन दे, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सत्ताधारी दल झूठ बोल रहे हैं। जहाँ उनकी सरकारें नहीं हैं वहाँ पे वो हल्ला करते हैं कि हमको आपकी बात मंजूर है, जहाँ उनकी अपनी सरकारें हैं वहाँ पे वो करते नहीं हैं। इसलिए वो बेईमानी न करें, अपने यहाँ पहले कर लें, उसके बाद बात करें। इसके लिए हम लोगों ने ये ज़रूर कहा कि हर नागरिक सबसे पहले नागरिक है, फिर अभिभावक है, उसके बाद पार्टी का कार्यकर्ता है। वो पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से हमारा समर्थन करे, और क्योंकि हमारी लड़ाई नहीं है, अभिभावक की लड़ाई है। पर उस समय झंडा, टोपी, बैनर सब बाहर रख करके आए, वो अभिभावक की भूमिका में आवे, पार्टी के सदस्य की भूमिका में नहीं। लगातार चलते चलते अब फाइनल लड़ाई की बात जब सामने आई तो तय ये हुआ कि हम 11 तारीख को, यानी कि कल सुबह जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन यानी कि आमरण तब करेंगे। कॉन्सेप्ट ये आया था कि अब प्रदेशों से उनके बस में निजी स्कूल नहीं रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस है पूरा बना हुआ, निजी स्कूल नेताओं के हैं, सरकारों के रहमो करम पे चलते हैं और सरकारों को पोषित करते हैं निजी स्कूल। इसलिए हम सरकारों से प्रदेश की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। HRD मिनिस्ट्री ने, आप सबको पता है कि लिखा होगा कि क्लास 5 तक आधा घंटा, उसके ऊपर 1 घंटा, उसके ऊपर 2 घंटा, एक गाइडलाइन जारी किया था SOP। पर उसने ये SOP नहीं जारी किया था कि अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन की फ़ीस भी तय करिए, जो कि सेटिल है। गवर्नमेंट के ओपन कॉलेज में सेटिल है कि ऑनलाइन पढ़ाई का फ़ीस कितनी होगी।
1850 रुपये फ़ीस होती है साल भर की ऑनलाइन पढ़ाई की, करस्पॉन्डेंस की 3400 की, पर नहीं करना चाहती थी सरकारें। इसीलिए सोचा गया कि बहरी सरकारों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, ऐसा भगत सिंह जी ने कहा था। तो वीर भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को हमने भारत बंद का आह्वान किया, जो बहुत ही सक्सेस रहा। तकरीबन 60% अभिभावकों ने ऑनलाइन पढ़ाई उस दिन नहीं कराई, यही हमारी मुहिम थी और उनसे मांग थी। दूसरा, लगभग 20% मार्केट बंद रहा और 87,000 से ज़्यादा ट्विटर पोस्ट हुए नो स्कूल नो फीस हैशटैग करके। ये अपने आप में एक पैरामीटर था, एक मानक था, जिससे हमें पता करना था कि पूरे देश के अभिभावक क्या चाह रहे हैं और एसोसिएशन क्या चाहती है। और हमें पता चल गया कि अभिभावक चाहता है कि उसके साथ इंसाफ हो। हम नहीं चाहते हैं कि स्कूल के साथ बेइंसाफ़ी हो, हम ये चाहते हैं कि स्कूल जो पढ़ा रहा है, जो दे रहा है, वो चीज़ पाए। ऑनलाइन पढ़ा रहा है, ऑनलाइन का पैसा ले लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप हवाई जहाज़ का टिकट हमसे लेकर के और बोलें कि बस में चले जाइए और हमसे फिर हवाई जहाज़ का पैसा ले लेंगे। वो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मामला मनरेगा के वार्षिक बजट का आधा 28,700 करोड़ रुपए के फीस का है। इतना फीस अभिभावकों के नाम पे चला जाएगा। वैसे ही आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने पता नहीं क्या करी है, उसने क्या उसका नुकसान हुआ है। इस बार एग्ज़ाम लेने शायद विलायत से लोग आएंगे। 450 रुपये की जो हाई स्कूल की फ़ीस थी रजिस्ट्रेशन की, 1500 रुपये कर दी गई है। 3 गुने से ज़्यादा कोरोना काल में वो इतना ग्रो कर गए। और स्कूलों की तो लॉटरी लग गई है, बिना पढ़ाए उनको पैसे चाहिए। ऐसे में फाइनल डिसीजन हुआ कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और कल से हम लोग मानते हैं कि ये काम केवल नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी दरिया नहीं है, समंदर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो समंदर हैं। अभिभावक देश के नागरिक हैं, मालिक हैं। समंदर से रास्ता मांगा जाएगा। अब अभिभावक रास्ता मांगेंगे समंदर से, अनुनय विनय करेंगे, तब करेंगे। कोई खाली पेट करेगा, कोई बंद पेट करे, भूखे रहकर करे, तब करना है, विनय करना है। कैसे करना है ये लोग जाने। 4 बजे कल से रोज़ शाम को, उसके लिए हैशटैग भी चल रहा है, हैशटैग मोदी पूजा। तो शाम को 4 बजे मोदी समुद्र पूजा होगी, क्योंकि हम उनको समुद्र ही मानते हैं। उनकी पूजा करेंगे अभिभावक, प्रभु मान करके नहीं कर रहे हैं। पालनहार जरूर है, प्रभु नहीं है। और अगर समंदर ने नहीं रास्ता दिया तो अभिभावक तय करेंगे कि कैसे भय बिन होए न प्रीत, आगे का रणनीति होगी। क्योंकि हमको इंसाफ चाहिए। 3 मांगे हैं। पहला, नो स्कूल नो फीस। दूसरा, ऑनलाइन क्लास तो ऑनलाइन की फ़ीस। और तीसरा, जो अभी नहीं, हमेशा ज़रूरत थी पर बात नहीं हुई थी, अगली पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है, नियामक आयोग शिक्षा का बनना चाहिए। यानी शिक्षा नियामक आयोग। बिल्डरों की लूट से बचाने के लिए रेरा बना दिया गया। आज के डेट में सभी निजी स्कूलों ने अपने क्लास के टीचरों को कम कर दिया, निकाल दिया स्कूल से। पूछेंगे आप तो पता चलेगा उनको कि वो कहीं नहीं जा सकती हैं। मैंने पूछा कि आप अब क्या करेंगी, तो बताएं कि कुछ नहीं, घर जाएंगे, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं, नहीं तो कंज्यूमर फोरम में नहीं जा सकते। कोर्ट इंटरटेन नहीं करता है निजी स्कूल को, निजी संस्थानों को कोर्ट नहीं इंटरटेन करता है। अब तीसरा रास्ता बचता है लेबर कोर्ट। हम लेबर नहीं हैं, तो हम कंज्यूमर नहीं हैं, लेबर नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन नियामक आयोग होगा तो हमारे घर की बहू बेटियां हैं, शिक्षक हैं, निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि नियामक आयोग में उनको एक चिट्ठी देने के बाद उनकी सुनवाई। आज अभिभावक मनमानी 1,000 रुपये का बंडल 5,000 का खरीदता, बोल नहीं पाता है,
तब बोल पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि हमको एक चिट्ठी देनी है। आप जानते होंगे रेरा का एक बहुत छोटा सिस्टम होता है, विद्युत नियामक आयोग का था, उसमें बहुत छोटा सा सिस्टम होता है, एक चिट्ठी दीजिए और उस पर ओपन सुनवाई होती है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता। इसलिए नियामक आयोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आगे के लिए। छात्र का भी प्रोटेक्ट होगा राइट, और टीचर का भी प्रोटेक्ट होगा, इसलिए टीचरों को भी आह्वान करते हैं कि आएँ। और ये केवल स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा आंदोलन नहीं हो रहा है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये केजी से लेकर के पीजी तक, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के एमबीबीएस तक, ये सब का एक ही प्लेटफॉर्म पे है और सबकी गति एक ही, एक नाव पे है कि वो घर पे बैठ करके ऑनलाइन व्हाट्सएप से पढ़ते हैं और पैसा कैंपस वाला देते हैं। हमने कैंपस में एडमिशन कराया था, वहाँ के कम्युनिकेशन स्किल को देखने के लिए, कैसे हार को डाइजेस्ट करेंगे, कैसे जीत को सेलिब्रेट करेंगे। वहाँ जाएंगे, दौड़ेगा हमारा बच्चा, गिरेगा, चोट लगेगी, टीचर से बात करेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आएगा, कम्युनिकेशन स्किल समझेगा। वो सारी चीज़ें हमको नहीं मिली। व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ आ जाता है और व्हाट्सएप पे हम उनको जवाब लिख करके देते हैं। ठीक है, आप अगर यही करना चाहते हैं और आज के वक्त का तकाजा यही है अगर कोरोना का, तो आप वही फीस लीजिए हमसे, वो सेटिल है गवर्नमेंट का। अभी 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ऐड दिया है। उस 100 करोड़ के ऐड का यही है कि 1800 रुपये फीस होती है, 1850 रुपये गर्ल्स के लिए, 1450, आप वही ले लीजिए हमसे। कुल मिलाकर के शिक्षा आंदोलन का एक ही मकसद है कि एक टेबल पे, हम नहीं चाहते हैं कि स्कूल के साथ ना इंसाफ़ी हो, इंसाफ लेकिन हमारे साथ भी होना चाहिए। एक टेबल पे स्कूल एसोसिएशन बैठे, अभिभावक बैठे, गवर्नमेंट बैठे, गवर्नमेंट तय करा दे कि जो चीज़ दे रहे हो उसका कितना पैसा है ले लो, जितने दिन नहीं पढ़ाए उसका पैसा नहीं देंगे। आप ये दलील जरूर दे सकते हो, मैं इंसाफ के तौर पे, कि आप कह सकते हो पिछली बार भी तो 1.5 महीने 1 महीने हमने नहीं पढ़ाया था गर्मी की छुट्टी में, आप बिल्कुल उसका पैसा ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं। पर ये नहीं होगा, आप इसको अवेलेबिलिटी का मैटर मत मानिए, लाइबिलिटी का मैटर मानिए। ये मेरी लाइबिलिटी बनती है कि नहीं, सवाल यहाँ है। हमारे पास पैसा है कि नहीं है मत आकिए। हमारे पास पैसा तब भी नहीं था जब 1000 रुपये का बंडल 5000 रुपये में खरीदते थे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट देते थे। हमने कभी नहीं कहा कि फीस नहीं देंगे, टाइमली देते थे। और नहीं देते थे तो आप प्रताड़ित करने के लिए हमारे 8 साल के बच्चे को टेबल पे खड़ा कर देते थे और बहुत गनीमत करते थे, तो पूरे क्लास के सामने उसकी इज्जत तो उछाल ही देते थे, जबकि वो उसका आत्मसम्मान वहीं रौंद जाता था। ये सारी चीज़ें नियामक आयोग से ही रुकेंगी, ऐसा हमारा मत है कि कल से जो शुरू हो रहा है आमरण तक, अभिभावकों को जोड़ने का काम करेगा। और न सिर्फ यहाँ दिल्ली में, तमाम राज्यों में ये शुरू हो जाएगा कल के बाद से, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को इंतज़ार कर रहे हैं कि इसको किया जाना चाहिए। हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास है, 4 करोड़ है, 4% लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। वोट बैंक हम हैं नहीं, सड़कों पे हम आ नहीं सकते, टायर जला नहीं सकते हैं। हम करेंगे क्या? समुद्र की पूजा ही करेंगे, क्योंकि हम पालकों के तुम पालनहार हो मोदी जी। निर्गुण और न्यारे तुमरे बिना हमारा कोनो नहीं, यही हम कर सकते हैं और यही करेंगे। और ये तब तक करेंगे जब तक उम्मीद होगी कि समंदर रास्ता देगा। और जब लगेगा कि रास्ता नहीं देगा तो फिर कैसे सुखाना है समंदर को, ये देखेंगे। क्योंकि 4 करोड़ भी जिस दिन आ जाएंगे ना समंदर के किनारे, भारी पड़ेगा। अभी इलेक्शन सब किनारे होने लगेंगे। ये हमारा पर्पस था और आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं कि आप लोग जो कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। आप लोग समाज में तो सपोर्ट मिला सरकार से की तरफ से, अब तक क्या प्रगति हुई है आप प्रयास की? सरकार के तरफ से अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। 1428 तारीख को भगत सिंह जयंती पे 1400 लेटर HRD मिनिस्ट्री को गए हैं पूरे हिंदुस्तान से, क्योंकि उस दिन कैंपेन ट्विटर ट्रेंड कराया गया था, #भारत बंद, और साथ में मेल किया था, पर अभी तक कोई HRD मिनिस्ट्री से नहीं आया। और ये लोगों को भ्रमित करते हैं कि HRD मिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ HRD मिनिस्ट्री ही कर सकती है।
उसका कारण ये है कि एचआरडी मिनिस्ट्री के पास जब ये पावर है कि वो बता सके कितने घंटे पढ़ना है, तो वही एचआरडी मिनिस्ट्री बताएगी कि कितने रुपए में पढ़ना है। सर आई थिंक एचआरडी मिनिस्ट्री तो खत्म हो गई ना, तो एक ही बात है, पुराना नाम बोल रहे हैं। पुराना नाम ही हम लोग, नया नाम पोखरियाल साहब हैं। कल उनसे एक बात हुई थी, नागपुर से हमारे साथी ने बात किया था, उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया था आपके पास, पर कुछ बात बनी नहीं। अब देखते हैं कि क्या होता है। हमारे को मानना है कि मिनिस्ट्री कोई भी हो, उसके हेड मोदी जी हैं, पालनहार हैं, उन सबने वोट दिया था, उम्मीद की थी, तो हम लोग पूरी उम्मीद है कि वो पालकों की बात को समझेंगे, क्योंकि संवेदनशील हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और हम उनकी पूजा करेंगे। उनकी नहीं करेंगे, किसकी करेंगे? किंग जॉन्ग की तो करेंगे नहीं, इमरान की करेंगे नहीं। कुछ लोगों ने सवाल किया था कि मोदी की ही क्यों, हमने कहा भैया बता दो, जिसकी उसकी कर लें, हमको तो राहत से मतलब है। टैबलेट कौन सा खाना है आप बता दो, जो आराम दे दे, क्योंकि उनके अलावा और कोई हमको नहीं लगता है कि अभी एम्पावर है करने के लिए। दिल्ली में जैसे कि प्राइवेट स्कूल दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों के अंदर आते हैं। बिल्कुल आप टारगेट केंद्र सरकार को कर रहे हैं, तो यदि केंद्र सरकार की सरकार है राज्य में तो शायद सफलता मिलेगी, और यदि केंद्र सरकार की सरकार नहीं है तो कैसे होगा? नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ आपको। दो चीज़ें होती हैं, एग्जीक्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बट जैसे एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी किया कि आधा घंटा आप पढ़ाएंगे तीसरे तक के बच्चों को, 2 घंटा पढ़ाएंगे 5वें तक के बच्चों को, तो ये उन्होंने बताया तो, लेकिन उसको लागू करेगी स्टेट गवर्नमेंट। वैसे ही वो बताएंगे कि ऑनलाइन की फ़ीस तय हो, एक गाइडलाइन वही जारी करेंगे। कितनी होगी ये सरकार तय करेगी, उत्तर प्रदेश की अलग, बिहार की अलग, दिल्ली वाली अलग। ये स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कि किस रेशियो में उनको रखना है। 10% देना है ऑन कैंपस का, 20% देना है, 25% से अधिक नहीं हो सकता है। ये सेटिल केवल इसी में नहीं है, बल्कि इग्नू में भी है, IIM अहमदाबाद भी है, बेंगलुरु में भी है। ये ऑलरेडी सेटिल है कि ऑन कैंपस का 25% ही हो सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि जो ट्यूशन फीस है वो लेना कंपलसरी है प्राइवेट स्कूलों में। नहीं, उन्होंने कहा है कि ट्यूशन फीस ले सकते हैं आप, ट्यूशन फीस के अलावा नहीं ले सकते। लेकिन उसे ऑनलाइन क्लास हम असफल मानते हैं यहाँ की सरकार को, जिसने ये झुंझुना पकड़ाया, क्योंकि 2018 में ये तय कर दिया गया था कि ज़्यादातर पोर्शन जो पहले अलग अलग हुआ करते थे वो सब के सब समाहित कर दिए जाए ट्यूशन फीस में। आप लोगों को मालूम होगा कि 75% से अधिक ट्यूशन फीस में ही समाहित होता है। ये सरकार ने बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि जब पढ़ा रहे हो ऑनलाइन तो ऑन कैंपस का फीस हम क्यों देंगे। हमारी मांग ये है कि हमें कृपा मत करिए। क्यों कृपा करेंगे भाई, न्याय दीजिए ना, भीख नहीं अधिकार चाहिए। मोदी जी इंसाफ चाहिए, यही नारा है। क्योंकि हमको आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऑनलाइन की फ़ीस लीजिए जितनी होती हो। कहानी मत बताइए कि ट्यूशन फीस देंगे। अरे बस की तो हमने यात्रा ही नहीं की, तो बस की तो वैसे आप मांगने के लायबिल नहीं है। हाईकोर्ट ने बोला है, हाईकोर्ट ने नहीं बोला, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, नहीं है, मैं थोड़ा सा नहीं है, दूसरी चीज़ है उसमें। जो बोला हुआ है, जो सर ने बोला हुआ है कि मैक्सिमम 25% होना चाहिए, इसके लिए भारत के राजपत्र में भी ये इग्नू के बारे में लिखा हुआ है कि आपकी फीस कितनी हो सकती है, दैट शुड बी मैक्सिमम 25%। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है भारत सरकार के राज्यपत्र में, जो कि मेरे पास अवेलेबल है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और अभिभावक कल्याण संघ मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और हमने ये दलील मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में भी लगाई हुई है, जहाँ पर हमारे को ये बताया गया है भी हमारे 6 अक्टूबर को वहाँ पर बताया गया था कि ऑर्डर आना है। कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, और कोर्ट ऑर्डर रिजर्व करने के बाद डेट भी नहीं बता रही है। और वहाँ पर जैसा आप सब लोग जानते हैं कि CBSE स्कूल ने अपना डेट निकाल दिया है कि हमारे को 15 तारीख जो है रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, और 30 तारीख हमारे को उसको पेनल्टी के साथ 2000 रुपये की पेनल्टी है। तो इस कोरोना काल में जैसे सर ने कहा कि ऑलरेडी फीस भी बढ़ा दी गई है और 2000 रुपये की पेनल्टी। हम हिंदुस्तान में पहले ऐसे एसोसिएशन थे जिसने जाकर कोर्ट में जाकर ये कहा कि भारत के संविधान के अनुसार 1965 के मान्यता अधिनियम में जो स्कूलों को जो मान्यता देने का जो फॉर्मूला है वो केवल कैंपस लर्निंग का ही है, उनको बिठाल कर देने के ही परमिशन है। 6 महीने बीत चुके हैं, आज की डेट में किसी भी स्कूल के पास
ऑनलाइन पढ़ाने का कोई परमिशन नहीं है। और केंद्र सरकार ने भी कोई अध्यादेश ना ही जारी किया है और ना ही लोकसभा से कोई ऐसा कानून पारित हुआ है। तो हमारी प्रमुख मांग जो है कि हम कैंपस लर्निंग नहीं कर ऑनलाइन की फीस है तो ऑनलाइन का ही पैसा देंगे। तो उसके पीछे लॉजिक भी है कि एक तो हमारे को भारत सरकार ने राजपत्र में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 25% ही वो फीस हो सकती है कैंपस के एवज में, और दूसरा ये कि स्कूलों के पास तो सर मान्यता ही नहीं है, अवैध ये है ऑनलाइन स्टडी। हम तो अवैध वो एक सेकेंडरी चीज है, वो नियामक आयोग जब बनाएंगे तो इस तरीके से महामारी कोरोना महामारी में दस्तक दिया तो ऑनलाइन स्टडीज भी हो रही है, ऑनलाइन हियरिंग भी हो रही है, बिल्कुल सही है। इसीलिए तरीके से ऑनलाइन मीटिंग हो रही है। इसीलिए हमारा ये सीधा इंसाफ की बात है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो ऑनलाइन वाली फीस लेंगे। कैंपस की फीस आपने जो कमिटमेंट किया था और जो हमने एग्रीमेंट किया था कैंपस की फ़ीस देने के लिए बच्चे का, वो आज तक देते रहे हैं। आज वो नहीं मिल रही है तो हम नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे, क्योंकि ये तो इंसाफ है ना कि जो चीज़ आप देंगे उसी का पैसा लेंगे। तो जब भी किसी को अन्याय होता है ना, बगावत अन्याय से गुजरती है। 4% का आंकड़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि लब्बो-लुबाब ये माना जाता है कि निजी स्कूलों में जो अभिभावक पढ़ा रहे हैं मिडिल क्लास के लोग हैं, तकरीबन 4 करोड़ हैं। तीनों तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से भी लड़ रहे हैं, कोर्ट से भी लड़ रहे हैं, अनुनय विनय भी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम सफल होंगे, क्योंकि प्रिजम्पशन पे कोई चीज़ तो हो नहीं सकती है, बट हम ये जान रहे हैं कि हमारी लड़ाई सही दिशा में है। और ये फैक्ट है कि इतने लोग इफ़ेक्टेड हैं तो हमारी बात या तो सुनी जाएगी और या फिर आप तय कर देंगे कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। अगर हैं तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी, इसका कोई विशेष कारण तो नहीं है, दिखता है मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी ज़रूर इसका हल निकालेंगे। मोदी जी को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हम 29 राज्यों में जा कर के नहीं करेंगे, एक जगह से आप करिए, 29 राज्य अपने अपने तरीके से करें, वो फीस तय करें कि कोई 22% देगा, कोई 23% देगा, कोई 11% देगा, ये उनका जुडिक्शन है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो आंदोलनों का हश्र हो, उसके बाद आपके देखिए हम आंदोलनों के हश्र से नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ कोई कभी न कभी पहली बार ही होती है जब सफल हुई होगी। ये आपका मेरा प्रश्न वही है कि मैं वही बताने जा रहा हूँ कि सफल जो आंदोलन इस हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में हुआ था, वो पहला आंदोलन था जेपी का। इसीलिए उनके जन्मदिन पे कल शुरू कर रहे हैं और आप देखते होंगे ये जेपी साहब का ही, हमें उम्मीद है कि हम ऐसे नायक के जन्मदिन पे इस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका अंजाम भी उस नायक की तरह। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगला कदम क्या होगा, शांतिपूर्वक होगा? एक तरह से शांति की एक अपनी दहलीज है, उसके बाद जब मैंने कह दिया समुद्र पूजा, तो एक उसकी दहलीज है। उसके बाद का आप सेतु बनाया जाएगा। सबको मालूम है कि उसके बाद क्या होता है, बाण निकलेगा। अभिभावक इस देश के मालिक हैं और बाण निकालेंगे तो सुखा देंगे समुद्र को, और बड़े बड़े समुद्र सूखे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही जेपी है। मोदी जी के पास कम शक्ति होगी शायद, इंदिरा गांधी के पास उनसे ज़्यादा थी, मिनटों में पलटा। वक्त किसी का नहीं होता है, और हम जब सच्चाई के लिए लड़ते हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं, हम फिर हमें अंजाम नहीं देखना होता है, और हमारे पास जीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सारे अभिभावकों के पास अन्याय है ना। आप न्याय कर दीजिए इसको, आप बता दीजिए लिख करके। आप एक स्कूल लिख करके क्यों नहीं दिया कि साहब ऑनलाइन की फ़ीस वही है जो कैंपस की है, लिख करके दे दे, क्योंकि उसको मालूम है कि कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगी दोनों एक? और अगर दोनों एक नहीं होगी तो हम दें क्यों? कई बार मैंने बहुत पेरेंट्स की लड़ाई लड़ी है और कहीं कामयाबी कहीं नाकामयाबी हासिल करी। बैकफुट पे बहुत जल्दी आ जाता है पेरेंट्स। बैकफुट पे क्या कहते हैं कि आज आपके साथ जोशीला होगा, खड़ा भी होगा, और जहाँ स्कूल थोड़ा सा ये कहेगा जरा अजय जी को बाहर भेज दीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स बाद में आके मुझसे मिलना भी नहीं चाहता।
बिल्कुल क्योंकि वो सही। समझा देते हैं कि भाई ये मीडिया का आदमी है, तेरे को बगलाएगा, बाद में भगा देगा और अपना टीआर चला जाएगा। अभिभावक की स्थिति अगर ऐसी ना होती तो ये 6 महीने नहीं लगते, अब तक सड़क पट गया होता अभिभावकों से। और कल भी अभिभावक आएंगे, इसकी उम्मीद हमको नहीं है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अभिभावक के मन में कैसे अपने लिए एक जागृति पैदा करेंगे कि अब हमें लड़ना है। लेकिन इसका एक मैंने बताया ना कि हर अभिभावक तो छोड़ दीजिए, हर नागरिक जब जरूरत हुआ है निकला है। वही नागरिक जब जेपी निकले थे तो निकले, वही नागरिक कईयों साल बाद जब अन्ना निकले तो निकले। जिस अनुपात में नागरिक को लगता है कि प्योरिटी और कंटिन्यूटी है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती है, प्योरिटी और कंटिन्यूटी जितने अनुपात में होगी उसी अनुपात में लोग निकलेंगे। और जब तक ये प्योरिटी और कंटिन्यूटी उनको नहीं दिखेगी, नाटक दिखेगा, तब तक वो नहीं आएंगे। यही बात कह रहा हूँ कि अधिकतर जितने भी आंदोलन हैं वो राजनीति के बलि चढ़ गए और लास्ट में आके इसके कहते हैं हाईजैक कर लेना। बड़े बड़े आंदोलनों को राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर लिया। तो अपना नहीं, राजनीतिक पार्टियों आज अपनी प्योरिटी हम साबित कर पाए कि जो आपका शिक्षा आंदोलन आमरण तक है, ये किसी राजनीतिक पार्टी से हाईजैक नहीं होने वाला। मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, राजनीतिक पार्टियों ने आपको याद होगा अभी जिस दिन भारत बंद किया गया था तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी अपने ऑफिशियल पेज पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे इसको, हमारा उस दिन भी पीसी थी वर्चुअल, उस दिन लखनऊ में थी, तो अखिलेश जी अपने पार्टी के फेसबुक अकाउंट से डाले। अभी आप चेक कर सकते हैं, चंद्रशेखर जी की समाजवादी पार्टी ने डाला, राष्ट्रीय लोकदल ने डाला, हमने वीडियो बना करके ये क्लियरिफाई किया। कांग्रेस ने पोस्टर बना करके जारी किया बिहार और झारखंड में, हमने लाइव करके फेसबुक पे क्लियर किया, किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, नहीं चाहिए, नहीं पार्टी का झंडा, बैनर और टोपी बाहर उतार करके आओ। अभिभावक के रूप में आना है तो आप भी अभिभावक हो, नागरिक हो, आपका अधिकार है। पार्टी कार्यकर्ता तो आप बाद में बने हो, पार्टी कार्यकर्ता की कोई जगह नहीं है। पार्टी की क्या जगह होगी जब कार्यकर्ता की नहीं है? तो ये मेरा कहना है कि हाईजैक किसी ऐसे चीज़ से नहीं होता, गद्दारों से होता है। जयचंद हर युग में रहे हैं, आंदोलन क्रश हुए हैं गद्दारों से। अन्ना आंदोलन में मैं साक्षी था, कहना नहीं चाहिए अग्निवेश जी ने क्या किया था, सबको पता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब नहीं है वो। अग्निवेश जी ने क्या नहीं किया था, जयचंद हर युग में है, क्या कर लेंगे उसको। थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि क्या आपका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा? हर आदमी जो वोटर है वो राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है तो वोट किसको फेंक के आया है? जितने लोग हैं वो किसको वोट दिए हैं, और अगर नहीं दिए तो फेंक करके। और वोटर होने में बड़ा संबंध हमारा संबंध हमारे राष्ट्र के उस प्रधानमंत्री से है जो यहाँ छाती पे कमल लगा करके चलते हैं, वो हमारे पालक हैं, कमल लगा करके चलते हैं। कमल वाली पार्टी हमारी नहीं हुई क्या? राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस वाली पार्टी हमारी नहीं है, वो कहीं विदेश से आई है क्या? क्या वो पाकिस्तान से आई है? आम आदमी पार्टी कहीं लंदन से आई है? नहीं, सब यहीं के हैं। ये उसके नीचे के ब्रैकेट होते हैं, समझने का फ़र्क है केवल। पार्टी जो होती हैं वो जनहित के लिए बनी है। अफसोस ये है कि जनहित के बजाय दलहित में कर रही है, वरना हमको नहीं करना पड़ता, 6 महीने वेट नहीं करते। ये सांसद और प्रतिनिधि जो बने हैं 2-2 लाख तनख्वाह पाते हैं, ये सड़क पर निकल करके अभिभावक के लिए बात करते हैं। हमें क्यों बात करना पड़ रहा है? वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग दलहित में काम कर रहे हैं और चुप मार करके बैठ गए। सर, जो आपने नियामक आयोग बनाने की जो मांग की है, ये इसलिए की है, दूसरे काम कैसे? नियामक आयोग का बहुत छोटा सा एक फार्मूला है कि किसी भी चीज़ को रेगुलेट करती है। जैसे विद्युत नियामक आयोग है, जैसे कि रेरा है बिल्डर को रोकने के लिए। उसमें क्या होता है, डिस्प्यूट बहुत सारे होते हैं। स्कूल का कोई नियामक आयोग नहीं है, तमाम डिस्प्यूट होते हैं। माली, टीचर, तमाम उसके जो कर्मचारी हैं वो निकाल दिए जाते हैं। वो कहाँ जाएंगे? 2 टुक में किनारे हो गए। वो लेबर एक्ट में भी नहीं कवर होते हैं, कंज्यूमर फोरम में जा नहीं सकते हैं। अगर हम चाहें भी कोई टीचर कि जाएं हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट अटेंड नहीं करता। आप किसी लॉयर से पूछ सकते हैं, नहीं अटेंड करेगा। अब वो जाएं कहाँ? छात्र और उनके अभिभावक 5,000 रुपये वाली 10,000 रुपये में किताब बंडल लेते हैं। उनसे कहो तो 2 ही धमकी देते हैं कि अभी नाम काट दूंगा, अभी नाम काट दूंगा। आज के डेट में
तरीका ये है कि 14 साल तक के बच्चे को टीसी नहीं चाहिए। टीसी का मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। बहुत सारे अभिभावक इसी में परेशान हैं कि क्या होगा मेरे बच्चे का, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। हमने उनको एजुकेट करने की कोशिश की कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है 14 साल तक के बच्चों को। 14 साल तक के बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए, न ही ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का नाम ही शाब्दिक नहीं मौलिक अर्थ ये है। ट्रांसफ़र मतलब एक ब्रांच अपने दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करेगा। क्या मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, साइन करूँगा तो आप मानेंगे? मैं एथराइज्ड हूँ नहीं आपको मनवाने के लिए, फिर भी आप क्यों मानते हैं? आपको ज़रूरत नहीं है। कॉकस बना हुआ है कि तुम्हारा कोई बकाया तो नहीं है, एनओसी लेकर के आओ। दैट इज़ नॉट ट्रांसफ़र फीस, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ओनली एनओसी लाइक दैट। ये इनकी बदमाशी है, गिरहकटी है। इसलिए नियामक आयोग का होना हमारे अभिभावकों के लिए जरूरी है। कोई गैजेट या कोई एक सवाल और कि सरकारी स्कूल टीसी नहीं मांग सकता, सरकारी स्कूल टीसी नहीं मांग सकता, इसका गजट है तो वही मतलब यदि हाँ दे देंगे। आरटी एक्ट है भैया, तो आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट है। एक मिनट थोड़ा सा मेरे पास मामले ऐसे हैं जो टीसी मेरा सवाल है मुकेश कुमार जी से है। जी सर मुझे पहले ये बताइए, आपने जो मांग की है कि स्कूल नहीं तो फीस नहीं, जी अगर पेरेंट्स फीस नहीं देगा स्कूल में तो स्कूल के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, उन सबकी सैलरी कैसे निकलेगी? बड़े स्कूल के पास तो सरप्लस होता है, लेकिन जो छोटे स्कूल हैं, जो छोटे निजी स्कूल हैं, माली हालत के कारण उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर सुसाइड भी कर चुके हैं। तो इस पर आप क्या देखिए, हमारी लड़ाई शोषणकारियों से है। अच्छे बुरे सभी तरह के सभी जगह मिलेंगे आपको, हर जगह अच्छे और बुरे सब जगह हैं। लेकिन जब स्कूल की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो हम शोषणकारी हैं उनके खिलाफ लड़ाई है हमारी। और जो शोषणकारी है ना वो बच्चों को बख्शता है, ना स्टाफ को बख्शता है, ना किसी को बख्शता है। आज मैं कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, बहुत सारे स्कूलों ने मार्च और अप्रैल में ही, मार्च में ही अपने स्टाफ को निकाल दिया था। आज उनको आप फीस आधी दें या डबल दें या 4 गुना दे दें, क्या वो उस स्टाफ को बुला करके देंगे फीस? कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से माफ़ कर दिया है। तो जो स्कूल शोषण कर रहे हैं वो किसी तरह के किसी को नहीं बख्श रहे हैं। तो इसलिए ये खाली कहें कि बच्चों के लिए नहीं, ये बच्चों के लिए। देखिए, जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, सो कॉल्ड किसी दुर्भाग्यपूर्ण किसी एक आदमी को कैंसर की बीमारी हो गई, उसके 2 इलाज हैं। एक, कैंसर की वजह से वो अगर उसको बुखार हो गया है तो इमीडिएटली या बुखार की दवाई लेकर के इसका बुखार उतारेंगे, फिर उस कैंसर का इलाज चलेगा। तो जो ये करंट की फीस है, ये जो फीस का मुद्दा खड़ा हुआ है, ये उसका एक लक्षण है उस बीमारी का, उन शोषणकारियों की वजह से। तो शिक्षा नियामक आयोग अगर बनता है तो उन शोषणकारियों के ऊपर एक डंडा होगा, बहुत जरूरी है। और यही नहीं, आप सिर्फ अभी हम प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा पीड़ित है लोग, लेकिन आप सरकारी यहीं की यूनिवर्सिटीज उठा के देख लीजिए, सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की भी कोई कैंपस नहीं चला, उनके पूरे की पूरी फीस लोगों को देनी पड़ रही है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको पूरी की पूरी फीस गवर्नमेंट ने उठा के नोट बना के दे दिया, इतना पूरा पे कर दीजिए। उनको तो प्राइवेट भी नहीं कह सकते आप, हम सिर्फ प्राइवेट की बात कर रहे हैं, सरकारी में भी यही हो रहा है। तो शोषण का अगर शिक्षा नियामक आयोग बनता है तो जो शोषण अब तक होता रहा है और जो भविष्य में होगा उसका, मैंने कहा 2 अलग समस्याएं, एक करंट की परेशानी है, बीमारी के लक्षण, और एक बीमारी की जड़, दोनों को खत्म करना जरूरी है। इसलिए हमने दोनों को रखा है। पहली 2 शर्तें करंट की लक्षण को खत्म करने के लिए है, और तीसरी जो शर्त है वो बीमारी की जड़ को खत्म करने के लिए है। मेरा नाम अमित सिकरवाल, मैं अभिभावक कल्याण संघ इंदौर इकाई से हूँ, मध्य प्रदेश। अब नियामक आयोग की आवश्यकता इसलिए है कि मैंने मेरे बच्चे की स्कूल फीस के लिए नहीं, मध्य प्रदेश शासन में 5वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन बंद था, उस दौरान मेरे बच्चे से फ़ीस मांगी गई। उसके मैंने चर्चा की कि मैं ये फ़ीस नहीं दे सकता हूँ जब तक स्कूल नहीं लगेगा। मेरी भी यही सोच थी कि नो स्कूल नो फीस, जिसका खामियाजा मुझे मेरे बच्चे की टीसी के साथ भुगतना पड़ा। टीसी में लिखा हुआ है कि इस बच्चे के फादर ने स्कूल की इमेज को सोशल मीडिया पे ख़राब किया है। इसके साथ आज उस बात को 3 महीने से अधिक समय हो गया। नियामक आयोग नहीं होने से मेरे बच्चे का एडमिशन इंदौर के किसी भी सीबीएसई स्कूल में नहीं हो रहा है। ये नियामक आयोग जरूरी है। ये टीसी जो है ये डाक की तरफ से भेजी गई है। मैंने कोई टीसी का आवेदन नहीं किया। यहाँ पर इंदौर में एक सोपाक्स करके ग्रुप चलता है, सहोदय ग्रुप चलता है, और इनके 18 स्कूल चलते हैं। उसके कारण इनके बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। तो ये इसलिए नियामक आयोग जरूरी है। ये हमारे पास हम लोग लेकर आए और इसकी हमने सब जगह कंप्लेंट करी हुई है, और इनके बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है किसी भी स्कूल में। तो इसलिए नियामक आयोग जरूरी है।
बात करें EWS कैटेगरी के बच्चों की, तो 18 सितंबर को हाईकोर्ट ने कहा है कि EWS कैटेगरी के जितने बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल अपनी तरफ से लैपटॉप या मोबाइल प्रोवाइड कराएगा ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सके। लेकिन अभी हाल में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो EWS की जो पैसे सरकार की तरफ से मिलते हैं वो 2-2 साल तक दिल्ली सरकार नहीं दे पाती है। वही बात करते हैं बड़े प्राइवेट स्कूल और छोटे प्राइवेट स्कूल की। जो ए कैटेगरी के जो कराट प्लेस स्थित स्कूल हैं उनके पास सरप्लस इतना होता है पिछले साल का कि वो झेल जाते हैं, लेकिन जो छोटे स्कूल है जो आई और जेड कैटेगरी में आते हैं वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से कोरोना काल में ये महामारी जो फैली है, सब कुछ चौपट कर दिया है इस महामारी ने, इसमें और ज़्यादा असर इनको हुआ। तो आप इसको कैसे देखते? देखिए, मैं इसमें ऐड कर दूं कि इसमें जो बहुत सारे स्कूल जो हैं जो शोषणकारी स्कूल है, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ अच्छे और खराब सब जगह है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, हमारे पास लिस्ट है जिन्होंने शुरुआत में ही 2-2, 3-3 महीने की माफ़ कर दी थी। मेरे RK-पुरम में स्कूल है जिसने 50% अपनी मर्जी से कर दी डे 1 से, ठीक है। तो बहुत अच्छे स्कूल भी हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो छोटे स्कूल है वो पिस रहे हैं इन बड़े स्कूल, क्योंकि बड़े स्कूल एक समय पूरे एक तरह से इकट्ठे होकर के माफिया के रूप में काम करने लगे। हालांकि माफी कहना ठीक नहीं है, बट इस तरह का काम वो करने लगे, ठीक है जी। अब इसमें आता है कि जो ये शोषण कार्यों का कई सारे इनके उदाहरण हैं। अब जैसे क्या सवाल था आपका, दोबारा पूछिए चरण। मेरा ये सवाल है कि EWS को जैसे मोबाइल और जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि मोबाइल और लैपटॉप प्रोवाइड कराए EWS के बच्चों को प्राइवेट स्कूल, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का ये इल्जाम है जो आई और जे कैटेगरी में आते हैं कि दिल्ली सरकार ऑलरेडी जो उनके जो वर्दी और जो स्कूल की किताबों के जो पैसे वो ही रोक के 2-2 साल तक बैठी हुई है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे इस चीज़ को? अब देखिए, इसमें समस्या ये आती है कि जैसे स्कूलों का सरप्लस है या नहीं है, ये अभिभावक को तो बताने वाले नहीं है। अभिभावक को कहेंगे आप कौन हो चेक करने वाले, तब कह रहे हैं हम टेबल, जैसे प्रताप जी ने कहा कि कम से कम तीनों लोग टेबल पे बैठे, तो अभिभावक को टेबल पे बिठाओ, गवर्नमेंट टेबल पे बैठे, वो प्राइवेट स्कूल टेबल पे बैठे। अब उनकी किसी की जनरल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की नहीं है, लेकिन वो कागज किसको दिखाएं? तो ये आपने भी बोला कि मतलब वो जब ये स्टाफ का जो बहाना ले रहे हैं, हम कह रहे हैं टेबल पे डिस्कशन पे पहुंचे, तो अभी पेरेंट्स की समस्या है, पेरेंट्स अपनी समस्या रो रहे हैं, ठीक है ना जी। अगर समस्या स्कूलों की है तो सरकार से बात करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अपने प्रूफ दिखाए कि हाँ जनरल प्रॉब्लम है मेरी, तो सरकार एकजुट होकर कर सकती है। देखिए दिल्ली सरकार तो 5 महीने से 6 बार मेल कर चुके हैं। इतिहास नहीं, देखिए वो मेल दूसरे रेफर में कर रहे हैं, इस पे डिस्कशन ना सरकार कर रही है ना स्कूल कर रहे हैं। समस्या पर डिस्कशन नहीं है, वो उस पर डिस्कशन है जो जिसका कोई नियम नहीं है और सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया है, वो उसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। वो उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं वो रीजन दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक टेबल पे बैठो, जब भी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, देखिए जब भी गन्ना कंपनियों को घाटा हुआ सरकारों ने पैसा दिया, बिजली कंपनियों को घाटा हुआ सरकारों ने पैसा दिया, जब भी आपके अभी बैंक डूबे सरकारों ने पैसा दिया, तो क्या शिक्षा का क्षेत्र से कम महत्वपूर्ण है? इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर इस तरह की कोई समस्या जेन्युइन है तो हम तो चाहते हैं कि सरकार बैठे और जेन्युइन समस्या है तो उसका समाधान करे। और हमने शुरुआत में इस चीज़ को लिखा था कि अगर जेन्युइन है तो हम ये नहीं चाहते कि कोई अच्छे स्कूल से पिस जाए, नहीं। देखिए, और वो कहते हैं जी आप टीचर्स की सैलरी का देखो, अरे भैया पेरेंट्स के नाते मुझ पे अपने बच्चे की फीस देने के पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी सैलरी की देखूं कि अपनी समस्या देखूं? तुम्हारी समस्या है तो तुम आप सही प्लेटफॉर्म पे जाओगे कि नहीं जाओगे? आपकी समस्या है कि कोरोना काल हो गया है, सबकी समस्या हुई है, तो आप सरकार से अपील कीजिए, सरकार आपको सुनाए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आप प्रूफ दिखाइए, आप जेन्युइन प्रॉब्लम सरकार मदद करेगी आपकी। लेकिन उस चैनल में नहीं जाना चाहते क्योंकि पोल खुल जाएगी, कि आप तो प्रॉफिट में चल रहे हैं, आप ये कैसे बहाना ले रहे हैं स्टाफ का? और जो शोषण करने वाले, फिर मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने मार्च अप्रैल में स्टाफ को निकाल के भगा दिया है, कुछ नहीं हो पा रहा है उनका, कुछ वो शोषण का उनको फीस चाहिए पूरी, स्टाफ को भगा दिया है, आधा फीस दे रहे हैं, लेकिन ये किसको चेक कराएंगे? सर एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपसे, जो छोटे स्कूल हैं जिनकी आपने बात करी प्रमुखता से, क्या उन्होंने कोई इस तरह का कोई कदम उठाया जिससे अभिभावक उनकी फीस दे सके? वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हम लोग तो सर ऑलरेडी मतलब क्योंकि मैं दिल्ली के बारे में बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने प्रदेश की बात करता हूँ। मैंने सर उनसे इसीलिए बात करी क्योंकि दिल्ली में। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी भी आपने बोला कि पेरेंट्स का हक नहीं है स्कूलों के अकाउंट को चेक करने का, लेकिन जितनी नॉलेज या जितनी समझ मुझे है, एक पेरेंट्स एक स्टेक होल्डर होता है किसी भी स्कूल में, क्योंकि उसी के पैसे से उसका भवन निर्माण, उसी से पैसे में वो शीशे और उसी के पैसे से वो नीचे फर्श लगा होता है, और वो जो चमचमाती जितनी बिल्डिंग है वो स्कूल
का जो बिल्डिंग फंड है या एक्स्ट्रा फंड है वो स्कूल मतलब पेरेंट्स का 1-1 रुपया जोड़ के बनाया गया है। तो क्यों नहीं स्टेक होल्डर क्यों नहीं चेक कर पा रहा है पेरेंट्स उस स्कूल का अकाउंट और कह क्यों नहीं पा रहा है कि भाई ये अकाउंट तो हमारा पैसों का है, अपने को चेक कराना पड़ेगा। अजय जी, ये देश का दुर्भाग्य है, पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि नीचे वाले का ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई अफसर आपको रास्ते में मिल गया, आपका चालान काट रहा है, आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते, वो आपको पकड़ के कुछ भी कर लेगा। वो खुद मास्क नहीं लगाया होगा लेकिन आपका चालान काट देगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर को अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये एजुकेट करने की जरूरत है। एजुकेट करके क्या करेंगे, कोई लॉ ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। उसी के लिए तो कह रहे हैं शिक्षा नियामक आयोग बनेगा तो उसके थ्रू कुछ रास्ते निकलेंगे। जानकारी दे दे रहा हूँ उनको, ठीक है, ऐसी कोई जानकारी दे दे रहा हूँ। हाई कोर्ट का परसों का एक ऑर्डर है, पंजाब हाई कोर्ट का परसों ऑर्डर आया है। वो इस बात के लिए आया है कि 5 दिन पहले हाई कोर्ट पिछले मतलब फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को पंजाब हाई कोर्ट ने बोला था कि सभी स्कूल निजी 15 दिनों के अंदर अपनी ऑडिट सबमिट करेंगे जी। फिर ये सारे स्कूल वाले रिव्यू पिटीशन में गए डबल बेंच में, और डबल बेंच ने परसों खारिज कर दिया है। तो ये क्यों अभी अब ये बताइए, तो लेट मी कंप्लीट, थोड़ा सा अलाउ कर दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिसाब देने में इनको एतराज आखिर है क्यों? ये तो हिसाब दे करके कह देते कि साहब ये देखिए हमारा घाटा है, ये दिलवाइए इनसे। जब मालिया कह सकता है घाटा साहब दिलवाइए, ट्रैक्टर कंपनी कह सकती है, मारुति कंपनी कह सकती है, या मोटरसाइकिल कंपनी कह सकती है, गन्ना मिल वाले कह सकते हैं, तो इनको तो और आसानी थी ना कि हमसे भी पैसे मांग रहे हैं, क्लेम बना देते कटिया लगा करके। वहाँ सरकार के अभी क्यों नहीं दिखा रहे हैं मालूम है? वो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि तकरीबन 2200 करोड़ रुपया सरप्लस है एक स्टेट में। तब आप ये बात नहीं कह पाएंगे जो आज सहानुभूति में वो कहलवाते हैं व्हाट्सएप पे टीचरों से कि हमारी सैलरी कैसे मिलेगी। आपने पूछा था कि हम क्या कर रहे थे, हम सैलरी कहाँ से लाए, हम फीस कहाँ से लाएंगे? आपने तो आज नहीं पूछा, तब भी नहीं पूछा था जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे, तब भी नहीं पूछा था जब 10,000 की किताब बेचते थे 2,000 वाला, और यही स्टाफ आपका सेल्समैन ही करता था, और आप उस मार्जिन वाले पैसे से ये नहीं कहते थे कि भैया बहुत फ़ायदा हो गया, चलोगे घूमने मेला? मेला घुमाया नहीं था। तो कायदा तो ये बनता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं चला पा रहे हो तो बिल्डिंग अपनी बेच करके तनख्वाह दे दो, और नहीं तो बंद करो स्कूल। डॉक्टर ने नहीं कहा है कि स्कूल खोले रहना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, बंद कर दो अपनी दुकान। हमने नहीं पूछा ना कि हमारा स्टाफ का कैसे हम देंगे, तुम कैसे पूछोगे? अपना हक लो, भीख मत मांगो। हमारे भीख से तुम स्कूल चलाओगे, चंदे से चलाओगे? कटोरा ले लो, कनाट प्लेस पे खड़े हो जाओ, ना मिले चांदनी चौक चले जाओ, सदर चले जाओ, थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। ये रीज़न नहीं है। अगर ये रीज़न है तो ये देखिए ना कि हमको जो चीज़ मिल नहीं रही है उसका हम पैसा क्यों देंगे? देखिए सारी चीज़ें मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं, अगर सरकारें अपना देखिए समझता, हम सरकारों से तो मांग कर रहे हैं, हम सरकार से क्यों मांग कर रहे हैं कि ये सारी जिम्मेदारियां सरकार की बनती हैं, और सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, उसके बाद यहाँ से शिक्षा मंत्री ऑर्डर करते हैं कि भाई फीस ना देने वालों का भी नाम ना काटा जाए। उसके बावजूद भी अगर स्कूल के नाम कटते हैं तो वो पेरेंट्स चेक करेंगे या फिर वो जिम्मेदारी किसकी होगी? वो सरकार की, उसको इम्प्लीमेंट कराने की ऑर्डर की। तो जो सरकार जिन स्कूलों से सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही है, आप सोच रहे हैं कि अभिभावक उनसे जाके मांगेंगे भैया हिसाब दे दो तो दे देंगे? नहीं, ये हाईकोर्ट ने कहा है, तब ये दौड़ रहे हैं कूद करके 58,000 रुपया उसकी फीस जमा किए हैं रिव्यू पिटीशन की, वहाँ की महंगी है। क्यों साहब? हिसाब ना दिखाना पड़े हुजूर। लॉर्डशिप ने कहा कि नहीं दिखाना पड़ेगा, परसों का ऑर्डर है, हम दे देंगे। क्या है उसको दिखाने में? ऐसी क्या है वो क्या स्विस बैंक वाला अकाउंट का डिटेल है क्या? वो क्या स्विस बैंक के अकाउंट डिटेल हैं जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं? और इसलिए क्योंकि शोषण आपको करना है। और मज़े की बात, लॉटरी लगी हुई है स्कूलों की, खर्चा कुछ नहीं। जिसे कहा जाता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इनका खर्चा 54 और आमदनी रुपया है। और ये जो ऑर्डर आया है ना स्कूल खोलने का, वो इसी बात के लिए आया है सरकार से, इसीलिए नाराज़गी हमारी है थोड़ी, क्योंकि वो लीगल करने के लिए कि अब तो भैया स्कूल खुल गया, अब पैसे दो, अब पैसे दो, अब तो बहाना हो गया।
यहाँ करवा देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक जैन है। मैं महाराष्ट्र के नागपुर शहर से यहाँ दिल्ली में आया हूँ और जैसे कि आप सभी को विदित है कि यहाँ क्या विषय चल रहा है। पिछले जुलाई महीने से ऑनलाइन शिक्षा और फीस को लेके पूरे देश में एक आंदोलन सा चल रहा है। आंदोलन तभी चलता है जब कोई कार्य जनता के विरोध में आके या जनता के हितों का ध्यान में नहीं रख के किया जाता है। हम अपने बच्चों को, मैं कोई आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं पालक हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा छोटा KG2 में पढ़ता है और दूसरा बच्चा मेरा 4th क्लास में पढ़ता है। मैं अभिभावक के रूप में आज कोविड महामारी के टाइम पे, जबकि पूरे हिंदुस्तान में कोविड महामारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है जिसने व्यापार से लेके व्यक्तिगत हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में मैं आज आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि पिछले 3 महीने से पेरेंट्स के साथ स्कूल के द्वारा जो प्रेशर फीस के लिए और ऑनलाइन शिक्षा के लिए बनाया जा रहा है वो अन्याय बहुत ही, और इस अन्यायपूर्ण का कार्य जो है ये, इसमें राज्य सरकारों का कहीं ना कहीं सपोर्ट हम देखते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि केंद्र सरकार इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पूरा देश का मुद्दा है। आज छात्र जो होता है वो है देश का भविष्य होता है, और ऐसे देश के भविष्य के बारे में जो हम सिर्फ राजनीतिक पार्टियों से जब चुनाव के समय सुनते आ रहे हैं इतने सालों से, आज उसका महत्व पूरा खत्म होता हुआ दिखता है। जब हमारे देश के छात्र ही, जिनको पढ़ाई का राइट टू एजुकेशन के हिसाब से शिक्षा का अधिकार जो उनका है, अगर वही न्यायपूर्ण तरीके से नहीं मिलेगी तो मुझे बताइए कि फिर बच्चा कहाँ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ 15 से 20 दिन पहले नीट के एग्जाम हुए। उस नीट के एग्जाम में कोविड पॉजिटिव बच्चों से भी एग्जाम लिए गए, कोविड पॉजिटिव बच्चे से, जहां गवर्नमेंट ने कहा है कि जिस भी व्यक्ति को अगर कोविड पॉजिटिव होता है, कोरोना महामारी से अगर वो ग्रसित है, तो वह आदमी 14 दिन तक के होम क्वारंटाइन रहता है। होम क्वारंटाइन की प्रथा भी चली, पहले तो उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, तो होम क्वारंटाइन रहने के बाद में उसे घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं होती थी। लेकिन एक ऐसा नियम निकाला गया कि जिसमें नीट जैसा एग्जाम, जहां पे बच्चे के दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो दूसरे किसी प्रेशर को नहीं झेल पाता, तो ऐसे प्रेशर के समय में आज गवर्नमेंट ने एक यह अधिनियम निकाला कि कोविड पॉजिटिव बच्चा भी नीट के एग्जाम को देगा। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं आज केंद्र सरकार से यहाँ बैठ के दिल्ली में कि ऐसी नीट का एग्जाम क्या 1 साल अगर लेट कर दिया जाता तो सारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता। आज जो बच्चा 25 साल की उम्र में नीट का एग्जाम दिया होगा और अगर वो पॉजिटिव होगा और अगर वह उस एग्जाम को अच्छी तरह नहीं दे पाया होगा और उसकी एज अगर अगले साल 26 हो जाएगी तो वो जीवन भर के लिए इससे वंचित हो जाएगा। इस सवाल पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि अगर कोविड के टाइम पे जहां सारी व्यवस्थाएं रोक दी गई हिंदुस्तान की, क्या शिक्षा व्यवस्था में आपका कोई नियम लागू नहीं होता? क्या आपको किसी भी टाइप का गाइडलाइन फीस को लेके या ऑनलाइन शिक्षा को लेके आपने पेरेंट्स से कोई डिस्कशन किया? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PTA जो होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, जो निजी स्कूल के लिए एक बॉडी होती है, CBSE बोर्ड जो भी होते हैं, उनके लिए एक नियम बना हुआ है कि हर स्कूल में ये बॉडी फॉर्म होगी। क्योंकि जब भी कोई नियम स्कूल से संबंधित या छात्रों से संबंधित, चाहे वो ड्रेस का हो, फीस का हो, स्कूल के स्ट्रक्चर का हो, फीस स्ट्रक्चर का हो या किसी भी विषय का हो, वह PTA के साथ, टीचर्स के साथ में मिलके पेरेंट्स जो है एक बॉडी फॉर्म होती PTA के नाम से, उनके साथ बैठ के डिसाइड करते हैं, जिसका कि नाम अभी तक शायद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में 95% लोगों को नहीं पता कि PTA होता क्या है। आज हम PTA की बात अगर पेरेंट्स से करते हैं तो वो कहते हैं सर PTA नहीं होता है, PTM होता है। क्योंकि PTM के बारे में आज तक हमको जानकारी थी क्योंकि हम पेरेंट्स मीटिंग में जाते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है PTA, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, जिसमें हमारे अधिकारों के बारे में बताया जाता है कि पेरेंट्स के अधिकार क्या है और किस तरीके से स्कूल जो है पेरेंट्स इस अपना
पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के साथ बैठ के किसी भी विषय पे चर्चा करके सारे कानून जो है बनाए जाते हैं प्राइवेट स्कूल के। इस टाइप की लगातार जो व्यवस्थाएं अभी पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा चलाई जा रही है, ये खुले आम एक माफिया बन चुका है। और ये माफिया इसलिए बन चुका है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। आज ये पैसे कमाने का बहुत बड़ा माध्यम है शिक्षा। प्राइवेट स्कूलों को सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में इसलिए प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि ये कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। और कमाई के इस बड़े जरिए में राजनीतिक पार्टियां इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि इसके अंदर में कोई टैक्स नहीं है। हर साल प्राइवेट स्कूल जो है नो प्रॉफिट नो लॉस का अपना इनकम टैक्स का डाटा गवर्नमेंट को देती है जी, जबकि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है। आज 5 से 7% कमाने वाले व्यापारी जिनका 4 महीने व्यापार बंद रहा, उनसे गवर्नमेंट ने नहीं पूछा कि 50, 100, 200 और 500 वर्कर जहां काम कर रहे हैं उनकी आप सैलरी कैसे दोगे। लेकिन जब मैं स्टेट के मंत्री और केंद्रीय मंत्री तक के पास में जब मैं इस विषय को लेके गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप फीस नहीं दोगे जैन साहब तो मुझे बताइए कि स्कूल जो है अपने टीचर्स की सैलरी कैसे देगा। तो मेरा कहना था साहब हमने अपने आवेदन में लिखा है कि हम चाहते हैं कि टीचर्स की सैलरी 100% दी जाए, उसमें कोई 90, 80 या 70% का रेशो हमने नहीं दिया। हमने कहा 100% दी जाए। हम चाहते थे स्टार्टिंग से कि हम सिर्फ ट्यूशन फीस पे करें क्योंकि आप हमें ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन का ये डिसीजन जो पीटीए बॉडी के साथ में बैठ के पीटीए में बैठ के पेरेंट्स और टीचर डिसाइड करते थे, इसका डिसीजन जो है स्कूल ने अपने मनमाने ढंग से लिया। ये किसी भी पेरेंट्स को जानकारी नहीं दी गई कि हम ऑनलाइन शिक्षा इस बार से लेंगे कोविड की वजह से। मैंने अपना बच्चा आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए नहीं दिया था। जब मैं पीटीएम में जाता था पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल में, जब मुझे मेरे बच्चों को बताया जाता था कि बेटा ये जो मोबाइल है इससे आपको दूर रहना है क्योंकि यह आपके मानसिक और शारीरिक विकास को क्षति पहुंचाता है। अगर आप इसका उपयोग करोगे तो आगे चल के आपका माइंड जितना शार्प है उतना शार्प नहीं रहेगा और आगे चल के आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए कम से कम 15 और 18 साल की उम्र तक के बच्चों को गैजेट से दूर रखा जाता है, खासकर मोबाइल से। लेकिन आज जब हमने यही प्रश्न हमारे स्कूल के प्रिंसिपल से किया, यही प्रश्न हमने जब सरकार से किया कि आप जो है आज बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे KG 2 के बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। आज जिस तरीके का मनमाना रवैया आज स्कूल मैनेजमेंट, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट अपना रहा है, ये शायद बहुत ही हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय हमारे राज्य मंत्री, पालक मंत्री जो है महाराष्ट्र के, उनसे भी मैंने निवेदन किया था। और कलेक्टर साहब से जब मेरी वेबिनार में चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले वो बच्चे जिनके पास में गैजेट्स की सुविधाएं नहीं है, जिनके पास में मोबाइल नहीं है, जिनके पास में लैपटॉप नहीं है, और जो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के पास भी गैजेट्स नहीं है और ना ही वो इतने क्वालिफाइड है कि ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। तो इस साल जब वो बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल की संख्या प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा है और वहाँ के बच्चों की भी, ऐसे स्कूल जो ऑनलाइन शिक्षा गवर्नमेंट के नहीं दे पा रहे हैं, क्या उन बच्चों का इस साल नहीं पढ़ने की वजह से जीवन भर के लिए भविष्य खराब हो जाएगा? और अगर उनका भविष्य खराब नहीं होगा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चों का भविष्य कैसे खराब हो सकता है? बहुत सारे स्कूल हमें या बहुत सारे लीडर्स हमें ये बताते हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते। अरे मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल की व्यवस्था आप इस तरीके से बना दीजिए कि आज पेरेंट्स को जो है प्राइवेट स्कूल का रास्ता ना देखना पड़े। हम प्राइवेट स्कूल का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखते हैं, हमारी वो मजबूरी है, हमारा वो कोई हम अपनी खुशी से नहीं जाना चाहते। क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार अगर प्राइवेट स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ाता है तो मैं आज जैसे हजारों परिवार मेरे संपर्क में है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उन्होंने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को 10 साल पहले डाला था तो पिछले 10 सालों से उन्होंने जो है पिछले 10 सालों से अपने घर के लिए एक फाइबर की चेयर भी नहीं खरीदी होगी, क्योंकि वो है अपने सारी चीजों में एडजस्ट करके बच्चों की फीस भरने के लिए वो सारा एक तिनका बचा के बच्चों की फीस के लिए जमा करते हैं। क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था कि मैंने अपने जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा जो है अच्छे एजुकेशन में, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा एजुकेशन पाए और अच्छी शिक्षा पाने के बाद में कहीं वो एक अच्छी जगह जॉब करे। वह इसका एक सपना था।
इस टाइप की व्यवस्था आज पूरे हिंदुस्तान में चल रही है प्राइवेट शिक्षा के माध्यम से। यह शिक्षा का माध्यम नहीं है, पूरा लूट का माध्यम है। और सरकार अगर ऐसे माध्यम पे अगर अंकुश नहीं लगाएगी, खुले आम गाइडलाइन गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की जो धज्जियां आज स्कूल उड़ा रहा है और खुले आम जो इसका पालन नहीं कर रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण दोस्तों ये है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का इनको सपोर्ट है। और अगर सपोर्ट नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतने बड़ा आंदोलन जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, रोज सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, रोज न्यूज़पेपर से हम देख रहे हैं, इस पे अभी तक के कोई भी डिसीजन क्यों नहीं आया? छोटी छोटी बातों को राजनीतिक मुद्दा बना के पूरे देश में दिखाया जाता है। लेकिन आज जहां पेरेंट्स का और बच्चों का मुद्दा है, उनके भविष्य का मुद्दा है, उनके अधिकार का मुद्दा है, उस मुद्दे को कोई भी नहीं दिखा रहा और कोई राजनीतिक पार्टी उसके विषय में बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो आपका कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए या कहीं ना कहीं आप उनसे दबे हुए हैं, या आपको इलेक्शन के टाइम पे वो सपोर्ट करते फाइनेंशियली। क्या मुद्दा है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं सिर्फ भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से इतना पूछना चाहती हूँ, ये शिक्षा व्यवस्था सेवा है या व्यापार? शिक्षा व्यवस्था सेवा नहीं है, ये व्यापार है और ये राजनीतिक पार्टियों का व्यापार है। अधिकतर राजनीतिक नेताओं का इंस्टीट्यूट जितने भी स्कूल्स हैं, अधिकतर, ये मिडिल छोटे स्कूल छोड़ दीजिए, अधिकतर स्कूल राजनीतिक नेताओं के हैं। इसलिए वो फीस नहीं माफ़ कर पा रहे हैं कुछ भी। मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट स्कूलों की कहाँ पे है? जब 12th क्लास तक का बच्चा 98, 99%, 78, 68% मार्क्स लाता है, उसके बाद सरकार उसको एक कंपटीशन प्रोसेस में झोंक देती है। वो माफ करिएगा, वो कंपटीशन प्रोसेस नहीं है, सरकार कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है, ये रिजेक्शन प्रोसेस है। जो बच्चा 98, 99.9% मार्क्स लाता है, वो फिर से एक कंपटीशन प्रोसेस के लिए तैयार करता है अपने आप को, और माँ बाप फिर से 10 लाख 20 लाख या जो भी आईटी के जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है वो इकट्ठा करती हैं। अकाउंटेबिलिटी कहाँ तय होती है यहाँ पे? जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक हो तो ये चीज़ बढ़ेगी नहीं। क्या जो हम लोग आयोग की बात कर रहे हैं, जो गठन करने की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, अगर हमारा बच्चे की स्किल एजुकेशन नहीं दी जाती है, या अभी तक की जो पढ़ाई 98% दी गई है, 98% जो बच्चा मार्क्स लाता है, 70 जितने परसेंटेज मार्क्स लाता है, वो 12th स्टैंडर्ड के बाद 0 हो जाता है। फिर वो सोचता है मेरा आधार कहाँ, अब मैं और क्या पढ़ूँ? क्या वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो आज फीस लेने के लिए गिद्ध की तरह अभिभावकों को नोच रही हैं, क्या वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हमारे बच्चों की फीसें वापस करेंगी? क्योंकि 98, 78, 68% बच्चा लाने वाला मार्क्स 12th के बाद फिर से 0 हो जाता है। 98% मार्क्स कोई मायने नहीं रखता उसका, 78% मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है फिर से। तो सरकार से पूछना चाह रही हूँ, जो कॉम्पिटिशन प्रोसेस है, आप लोग कॉम्पिटिशन प्रोसेस मत बोलिए, उसको रिजेक्शन प्रोसेस बोलिए, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट अवेल टू गिव यू ये जो एम्प्लॉयज नहीं दे, इतना रोजगार वो नहीं कर सकती है, या क्या होना चाहिए कि ये एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकती है, तो रिजेक्शन प्रोसेस में बच्चों को डाल देती है। ये कंपटीशन प्रोसेस नहीं कहा जा सकता है, इसको रिजेक्शन प्रोसेस आज के बाद अभिभावक संघ कंपटीशन, हर एक कंपटीशन प्रोसेस को रिजेक्शन प्रोसेस के नाम से बोलिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे बच्चों को इतना रोजगार या वो व्यवस्थाएं नहीं दे पा रही है, तो उसने एक नमूना निकाला है कंपटीशन प्रोसेस का। दो कमेटी का अनाउंसमेंट हो रहा है, एक संचालन समिति का, आंदोलन का संचालन समिति का है, और दूसरा प्रवक्ता ऑफिशियल जो होंगे उनका। तो आधिकारिक प्रवक्ता होंगे श्री सुरेश सब्बरवाल जी, श्री सत्येंद्र पांडे जी, और हमारे साथी पवित्र श्रीवास्तव जी, और मैं खुद लोकेश कुमार। और संचालन समिति में जो हैं श्री सुशील शर्मा जी हैं राजस्थान से, भरत पटवा जी हैं मध्य प्रदेश से, अभिषेक जैन जी हैं नागपुर से, और एडवोकेट संगीता सिंह जी हैं, पवित्र श्रीवास्तव जी हैं, सत्येंद्र पांडे हैं, विपिन तिवारी जी हैं, मैं खुद लोकेश कुमार का हिस्सा हूँ, अनिल मिश्रा जी हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, उमेश चौहान जी हैं, और ब्रिजरानी मिश्रा जी हैं। और कुछ जिम्मेदारियां समय के जो कुछ साथी हमारे बाहर के और जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उस हिसाब से उनको समिति में जोड़ दिया जाएगा।